नमस्कार, मैं हूं चित्रा खोटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन कॉलेज राजीव। आज मैं आप लोग को लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत बताने वाली हूं। जो लुईस थे उन्होंने अल्प विकसित देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों में जो निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति होती है उसको अगर पूंजीवादी क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया जाए या उनको वहां डाल दिया जाए तो फिर इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और जो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है वो शून्य नहीं होगी। साथ ही साथ श्रमिकों को अधिक मजदूरी दर भी मिलेगी। मतलब उनका कहना था कि अल्प विकसित देशों में जो श्रम की अधिकता है निर्वाह क्षेत्र में उसको उठा के पूंजीवादी क्षेत्र में अगर उपयोग किया जाता है तो फिर किसी भी देश के लिए ये अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। लुईस ये मानते थे कि जो निर्वाह मजदूरी पर, निर्वाह मतलब जीवन यापन के लिए जो मजदूरी दी जाती है, निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति अल्प विकसित देशों में उपलब्ध होती है। तो इस श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से विकास होता है, क्योंकि इसके द्वारा पूंजी संचय करना संभव होता है। इनका कहना था कि कुशल श्रम की दिक्कत आती है। मतलब अब अगर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को उठाकर पूंजीवादी क्षेत्र में डालेंगे तो उससे कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे श्रम कुशल नहीं होता है। तो उन्होंने जो श्रम की कुशलता है या अकुशलता है उसको आंशिक अड़चन कहा। आंशिक अड़चन कहा मतलब कि जो अकुशल श्रम है वो पूंजीवादी सेक्टर में जब आते हैं तो उसको ट्रेनिंग के द्वारा कुशल बनाया जा सकता है। प्रोफेसर लुईस का जो सिद्धांत है वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है, जिसमें श्रम और पूंजी क्षेत्र को महत्व दिया गया है। इनका मानना था कि अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की जो अधिकता होती है इस वजह से श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है और इस वजह से जो इनकी मांग होती है, जो पूर्ति होती है वो पूर्ण लोचदार होती है। मतलब निर्वाह स्तर पर भी बहुत अधिक श्रम की पूर्ति संभव होती है, इसलिए मजदूरी की दरें बहुत कम होती हैं। लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र वह होता है जो कि पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का उपयोग करता है और निर्वाह सेक्टर वह होता है जो कि पूंजी का पुनः उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं करता है। इनके अनुसार जब पूंजीवादी क्षेत्रों में श्रम को लगाया जाता है, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे जो पूंजीवादी सेक्टर होता है वो अपनी पूंजी को उत्पादन करने के लिए निवेश करता है और उसके लिए उसको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बागानों में लगाता है या फिर खानों फैक्ट्रियों में निर्वाह क्षेत्र के श्रमिकों की आवश्यकता उनको पड़ती है। इनका कहना है कि जब श्रमिक निर्वाह सेक्टर में होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनकी क्योंकि संख्या बहुत अधिक होती है, जनसंख्या के कारण प्रचुर मात्रा में श्रमिक होते हैं, इसलिए अगर उनमें उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो बहुत कम होती है या फिर ऋणात्मक और जीरो भी हो सकती है। तो वहां से अगर हम कुछ श्रमिकों को पूंजीवादी सेक्टर में डाल दें तो उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो निर्वाह क्षेत्र है उसके भी श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, ऐसा इनका कहना था। फिर आगे ये बताते हैं कि निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी जो है उत्पादकता से, औसत उत्पादकता से उनकी कम नहीं होती है। मतलब जितनी औसत उत्पादकता होती है उतनी ही उनको मजदूरी दी जाती है। लेकिन जब वो पूंजीवादी सेक्टर में आते हैं तो निर्वाह क्षेत्र की जो कमाई है वही जो है पूंजीवादी क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर देती है। मतलब कि जितना उनको निर्वाह सेक्टर होती है, मतलब जितनी औसत उत्पादकता होती है उतनी ही उनको मजदूरी दी जाती है। लेकिन जब वो पूंजीवादी सेक्टर में आते हैं तो निर्वाह क्षेत्र की
की जो कमाई है वही जो है पूंजीवादी क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर देती है। मतलब कि जितना उनको निर्वाह सेक्टर में मजदूरी मिल रहा है उतना तो मिनिमम उनको पूंजीवादी सेक्टर में मिलेगा ही, लेकिन उससे लगभग 50% उनकी मजदूरी जो है वो अधिक हो सकती है। और इसकी कई वजह भी बताई है। जैसे इनका कहना था कि निर्वाह क्षेत्र में उत्पादकता, जब श्रमिक हट जाते हैं तो निर्वाह क्षेत्र की उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, उनकी वास्तविक आय भी बढ़ती है, तो वो अधिक मजदूरी दर मांग सकते हैं, है ना। इसी तरह जब उत्पादन निर्वाह क्षेत्र से श्रम हटने पर उत्पादन में वृद्धि होती है, उनकी औसत उत्पादकता बढ़ती है, तो वो अड़ सकते हैं कि हमारी मजदूरी दरें बढ़ाई जाए। और ये है कि मालिक स्वयं भी सोच सकते हैं जब उत्पादकता बढ़ती है तो उनको अधिक मजदूरी दर देने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे और उत्पादकता बढ़ने से वास्तविक आय भी बढ़ती है। वास्तविक आय बढ़ने के कारण अधिक मजदूरी की वो मांग कर सकते हैं। पूंजीवादी अतिरेक पर लुईस का कहना था कि पूंजीवादी अतिरेक जो है वो पूंजीवादी मजदूरी और निर्वाह मजदूरी का अंतर होता है। मतलब कि जो पूंजीवादी सेक्टर में सेक्टर में जो उनको मजदूरी मिल रही है, जो निर्वाह सेक्टर में मजदूरी मिल रही है, उन्हीं के बीच का अंतर जो है वही पूंजीवादी अतिरेक होता है। मतलब जब वो निर्वाह सेक्टर से पूंजीवाद सेक्टर में आते हैं तो उनकी अधिक मजदूरी मिलती है, तो जो अधिक मजदूरी मिलती है वही जो है पूंजीवादी अतिरेक का निर्माण करते हैं, वही पूंजीवादी अतिरेक होता है। पूंजी निर्माण और पूंजीवादी अतिरेक को एक चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। आगे लुईस बताते हैं कि जो पूंजीवादी अतिरेक उत्पन्न होता है वही आगे चलकर पूंजी का निर्माण करती है। मतलब उसको जो अतिरेक है उसको नई पूंजीवादी परिसंपत्तियों में पुनः निवेशित कर दिया जाता है। पुनः निवेशित करने से फिर पूंजी का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर जो है वो चलती रहती है। इससे फिर नए लोगों को रोजगार मिलता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूंजी श्रम अनुपात बढ़ नहीं जाता है और पूंजी जो श्रम की पूर्ति है वो लोच रहित नहीं हो जाती है। इसको इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, वो एक्स अक्ष पर जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर मतलब श्रम की मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष पर वेज लिया गया है। वेज मतलब मजदूरी की दरों के दर्शाए गए हैं। एक तरफ मात्रा है, दूसरी तरफ मजदूरी की दरें हैं। और जो एस औसत निर्वाह कमाई को प्रकट करता है। एस वक्र जो है ये टूटी हुई रेखा वाला जो लाइन है वो औसत मजदूरी को दिखा रहा है और मतलब जो निर्वाह सेक्टर की कमाई है उसको दिखा रहा है। एस जो है वो निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी है और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये वाली रेखा जो है वो दिखा रही है पूंजीवादी मजदूरी को दिखा रही है। ये दिखा रहा है कि पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शुरुआत में ON1 रहता है, जो कि बाद में ON1 रहता है। माफ कीजिएगा, ये जो शुरुआत में सीमांत उत्पादकता है वो ON के लिए ON1 के लिए P1 Q1 रहता है। फिर जैसे जैसे पूंजीवादी क्षेत्र में निर्माण होता जाता है, निवेश होता है, पूंजी निर्माण होता है, वैसे वैसे जो पूंजी निर्माण की दर है वो भी बढ़ती जाती है। बाद में देखिए ON2 के लिए जो है वो पूंजी निर्माण की दर P2 Q2 हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं जब N3 होता है, N3 है तो इसकी दर जो है P3 Q3 हो जाती है। मतलब इनका कहना है कि जैसे जैसे पूंजी निर्माण किया जाता है वैसे वैसे पूंजी निर्माण की दर और अधिक बढ़ती जाती है। मजदूरी की दरें हो जाती हैं। जो ये इतना पोर्शन है वो फिर अतिरेक, पूंजी अतिरेक को दर्शाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से निवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे पूंजी का अतिरेक भी बढ़ता जाता है।
और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई भी श्रम जो है वो श्रम का अतिरेक न बचे, मतलब कि श्रम की पूरी पूर्ति हो जाती है, कोई भी अतिरेक नहीं बचता, तब तक ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। आगे लुईस बताते हैं कि राज्य तथा निजी पूंजीपतियों का कार्यभाग किस प्रकार निर्धारित होता है। लुईस के अनुसार जो देश में पूंजीपति होते हैं उन्हीं की पूंजी को निवेशित करती है सरकार, क्योंकि एक तो सरकार अपने तरफ से भी करती है और पूंजीपतियों के पूंजी से ही निवेश होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका कहना है कि जो राज्य निजी पूंजीपतियों का कार्यभाग इस तरह से निर्धारित करती है कि जो पहले जो बचतें होती है अल्पविकसित देशों को 4.5%, 4 या 5% के बीच में उनकी बचतें होती हैं, उसको जब पूंजीवादी क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो ये बढ़कर 12 से 15% में परिवर्तित होती हैं। ये किस तरह से होता है? इनका कहना है कि पूंजीपति वर्ग के पूंजी को ही निवेशित करती है सरकार, क्योंकि जो अन्य वर्ग हैं जैसे भूमिपति, राजे महाराजे, वो लोग उपभोग में ज्यादा ध्यान देते हैं और बचत में उनका ध्यान नहीं होता, ना ही वो पूंजी निर्माण नहीं कर पाते हैं। भोग विलास का उनका जीवन होता है, इसलिए वो बचत नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूंजीपति के पूंजी को ही निवेश करते हैं। और दूसरा है कुछ हद तक शासन जो है वो निर्वाह क्षेत्र से भी जबरिया निवेश कर सकती, मतलब उनको कुछ हद तक बचत करने के लिए विवश कर सकती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि बैंक शाख द्वारा भी पूंजी निर्माण किया जा सकता है। बैंक शाख द्वारा मतलब कि जब पूंजी निवेश की जाती है तो लोन देकर, शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए इस तरह बैंक शाख से जो पूंजी निर्माण किया जाएगा उससे कुछ समय के लिए स्फीतिकारी दशाएं उत्पन्न होती हैं। स्फीतिकारी दशाएं मतलब जब निवेश किया जाता है तो लोन लिया जाता है और उनको श्रमिकों को शुरुआत में जो पेमेंट करना पड़ता है तो उससे स्फीति उत्पन्न होती है। स्फीति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पादन जो है वो तुरंत नहीं बढ़ता है। जब श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त होने लगती है, लोगों को आय बढ़ती है, तो वो उन वस्तुओं की मांग करते हैं। वस्तुओं की मांग करने से उत्पादन क्योंकि उस समय नहीं बढ़ा है इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है तो ये स्फीति की दशाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब कीमतें शुरुआती स्तर से कम हो जाती हैं और उत्पादन बढ़ जाता है और जो बचत होती है वो जो शुरुआती अवस्था थी उससे बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी दशा में स्फीति समाप्त हो जाती है। यही नीति जो होती है वो सरकारों की भी होती है, मतलब शुरुआत में वो घाटे की वित्तीय व्यवस्था अपनाती है, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां पूंजी निर्माण के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने से परिवर्तित होती हैं, आय बढ़ती है राज्य की, शासन की, और फिर वो उत्पादन बढ़ता जाता है तो ये स्फीति की दशाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब कीमतें शुरुआती स्तर से कम हो जाती हैं और उत्पादन बढ़ जाता है और जो बचत होती है वो जो शुरुआती अवस्था थी उससे बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी दशा में स्फीति समाप्त हो जाती है। यही नीति जो होती है वो सरकारों की भी होती है, मतलब शुरुआत में वो घाटे की वित्तीय व्यवस्था अपनाती है, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां पूंजी निर्माण के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने से परिवर्तित होती हैं, आय बढ़ती है राज्य की, शासन की, और फिर वो संतुलित बजट अपना सकती है। मतलब पहले उनको घाटे का वित्त बजट अपनाना पड़ सकता है, लेकिन बाद में ये स्थितियां ठीक हो जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। फिर लुईस कहते हैं कि ये प्रक्रिया का अंत भी तय है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया निरंतर समय के लिए नहीं चल सकती है। इसी तरह जो अतिरेक निर्माण होता है उस प्रक्रिया का भी एक समय के पश्चात अंत होने लगता है। इन्होंने इसकी कई वजह बताई हैं कि प्रक्रिया का अंत तब हो सकता है जब एक तो अतिरेक श्रम न बचे, मतलब कि निर्वाह क्षेत्र है जिसमें से कोई भी अतिरेक श्रम नहीं बच रहा है, सभी श्रमिक जो है वो पूंजीवादी सेक्टर में आ गए हैं, तो प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। दूसरे इन्होंने कहा कि निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या एकदम घट जाए, मतलब इतने अधिक पूंजी सेक्टर में सभी श्रमिक शिफ्ट हो जाएं कि निर्वाह सेक्टर में जनसंख्या बहुत घट जाए। इससे क्या होगा, जब निर्वाह सेक्टर में जनसंख्या घट जाएगी मतलब कि अब उस सेक्टर से एक तो श्रमिक पूंजीवादी सेक्टर में नहीं आ सकते और अगर आएंगे तो उनको बहुत अधिक मजदूरी की दरें देने पड़ेंगे, जिससे कि पूंजीपतियों की लागतें बढ़ेंगी और लाभ कम होते जाएंगे।
तीसरा इन्होंने बताया कि निर्वाह क्षेत्र, पूंजीवादी क्षेत्र के विकास के कारण क्या होता है, इतना अधिक विकास हो जाता है पूंजीवादी सेक्टर का कि जो व्यापार की परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। व्यापार की परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं मतलब कि बहुत अधिक श्रमिक इस सेक्टर में आने की वजह से अब लाभ कम होने लगते हैं और उनको प्रति इकाई जो है उत्पादन के लिए मजदूरी की दरें बहुत अधिक देनी पड़ती, मतलब उनको घाटे में उत्पादन करना पड़े। और लास्ट वजह इन्होंने बताई निर्वाह क्षेत्र के उत्पादन के अन्य तकनीक को अपना लेना। मतलब ऐसा हो सकता है कि निर्वाह क्षेत्र जो है वो पूंजीवादी सेक्टर में आना पसंद न करे, वो और किसी क्षेत्र में अगर चली जाती है तो स्वतः ही ये प्रक्रिया जो है वो उसका अंत हो जाता है। लुईस ने खुली अर्थव्यवस्था में भी इस प्रक्रिया को मतलब होने की संभावना बताई। उनका कहना है कि अप्रवास मतलब इमिग्रेशन यानी श्रमिकों को किसी कंट्री में शिफ्ट करके या ला के इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, किंतु फिर बाद में उन्होंने स्वतः ही इसको मना कर दिया कि ये दो तरह से संभव नहीं हो सकता है। मतलब एक संभावना उन्हें बताई कि अप्रवास के द्वारा श्रमिकों के लाने के द्वारा ये पूंजीवाद को बढ़ाया जा सकता है, जो अतिरेक है उसको, किंतु बाद में इन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। पहला तो ये है कि जो जिन देशों में मजदूरी की दरें बहुत ऊंची है वो अपने श्रमिकों को दूसरे देशों में नहीं भेजेंगे, और दूसरा इन्होंने बताया कि पूंजी निर्यात का मतलब है कि किसी देश में भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल है। तो भुगतान संतुलन जब प्रतिकूल होता है तो ऐसे में पूंजी निर्यात का अर्थ होता है कि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है कि ऐसे में देश को जो है निर्यात करने में, पूंजी का निर्यात करने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। पूंजीवादी क्षेत्र में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि लुईस ये मान्यता लेकर चले हैं कि जब तक निर्वाह क्षेत्र में पूंजी जो श्रमिक है उनकी पूर्ति लगभग समाप्त नहीं हो जाती है पूंजीवादी क्षेत्र में आने के लिए, तब तक पूंजी जो मजदूरी की दरें हैं वो स्थिर रहेंगी। जबकि ऐसा नहीं होता है कि इतने लंबे समय तक मजदूरी की दरें स्थिर रहें। दूसरा यह है कि पूंजीवादी श्रम बचतकारी हो जाए तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो जो लाभ होता है उसको फिर से निवेश कर दिया जाता है, लेकिन अगर उसको बचा लिया जाए, ये बचतकारी हो जाए, तो फिर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तीसरा है कि हर अल्पविकसित देश में श्रम की असीमित पूर्ति संभव नहीं होती है। हर अल्पविकसित देश में श्रम की पूर्ति सीमित नहीं होती। कुछ ऐसे अल्पविकसित देश भी होते हैं जहाँ की श्रम की कमी पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुशल श्रम एक अस्थायी अड़चन नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो कुशल श्रम मतलब अकुशल श्रम होता है उसको कुशल बनाया जा सकता है, तो कोई बड़ी अड़चन नहीं है। लेकिन वास्तव में ये बड़ी समस्या होती है। जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनको कुशल करने के लिए शासन को या पूंजीपतियों को बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ सकता है, जो उसकी लागत का हिस्सा होगी। पांचवा है उद्यम तथा उपक्रम की कमी। अगर उद्यम और उपक्रम की कमी होगी तो वैसे परिणाम नहीं आएंगे जैसे कि लुईस ने बताया है। श्रम की गतिशीलता आसान नहीं है। इन्होंने श्रम की गतिशीलता को बहुत ही आसानी से लिया है कि एक श्रम दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है, लेकिन वास्तव में श्रम इतनी आसानी से श्रमिक कहीं भी दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। फिर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है, क्योंकि सीमांत उत्पादकता शून्य होने का मतलब है उनकी आय शून्य होना, लेकिन जो श्रमिक होता है उसको कुछ न कुछ मजदूरी की दरें प्राप्त होती ही है, या फिर उसको उपज के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है मजदूरी के रूप में। तो इस तरह से श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ लास्ट है श्रम कम आय वर्ग के लोग भी बचत करते हैं। इन्होंने ये कहा कि केवल 10% लोग ही हैं जो कि बचत करते हैं। तो कम आय वर्ग के लोग जो हैं वो भी बचत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी बचत नहीं करते हैं। तो ये निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हालांकि यह मॉडल जो है वो बहुत ही स्पष्ट है और एक सरल प्रक्रिया की व्याख्या करता है, और इसका विश्लेषण जिस ढंग से किया गया है
जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसे देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जहां श्रम की अधिकता है और पूंजी की दुर्लभता होती है। इसी के साथ ये लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।